मैं पवन तिवारी चंदा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुपर टेट के लिए मैथमेटिक्स का यह सीरीज लगातार चल रहा है और आज इस 5वें प्रैक्टिस में, इसके पहले जो 4 सेशन हो चुके हैं, इसमें 12 टाइप के प्रश्नों पर मैंने अपनी चर्चा की है। एक चीज मैं आपको अवगत करा दूं, यह जो प्रैक्टिस चर्चा हम लोगों की चल रही है, इसमें मेरा लक्ष्य यह है कि सभी टॉपिक से जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बनाए गए हैं, आपके शिक्षक, इवन शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या भर्ती परीक्षा, वैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा भी 2 ही हुई है, 69,000, 68,500, उसमें जो प्रश्न के नेचर और स्वभाव रहे हैं, या पात्रता परीक्षा की जो विभिन्न राज्य स्तरीय, इवन यूपी की फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, जिसमें प्रश्न प्रोबेबिलिटी, प्रश्न पूछे जाने की संभावना हर टॉपिक के जिन क्षेत्रों से रहा है, उसको आधार बनाकर मैं विभिन्न टॉपिक से 200 पैटर्न या कहे तो 200 टाइप के प्रश्न में कराऊंगा। हालांकि ये सीरीज एक क्रमबद्ध होगी, एक टॉपिक और एक विशिष्ट पैटर्न से होगा, जिससे सीखना और समझना सुविधाजनक हो। और यह 200 पैटर्न यदि आप सभी लोग तैयार कर लेते हैं तो परीक्षाओं में जो प्रश्न बनेंगे उसके नेचर पढ़े पढ़ाए से होंगे। कुछ कमेंट में देख रहा था यूपी टेट के लिए लोग लिख रहे हैं, कुछ बीपीएससी के लिए लिख रहे हैं, तो मैं बता दूं, मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके विशिष्ट पीआरटी भाग के लिए वही है। तो आप सभी लोग इवन चाहे पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या सुपर टेट की, या फिर जो बीपीएससी की परीक्षा में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, पूरा सेशन देखिएगा। 200 पैटर्न, 200 टाइप जो मैं कराऊंगा, यह यूनिक होगा। सेशन की शुरुआत करें। आप सभी को शुभ संध्या और आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई। देखते हैं आज का ये जो टाइप 13वां होगा, यह विभाज्य के योग अंतर पर प्रश्न होगा। एक सिंपल सी बात समझिएगा और इसके बाद प्रश्न सेशन शुरू करते हैं। जैसे भाग की लंबी विधि कल मैं करा रहा था, जिसमें जैसे 43 में हमें मान लिया सपोज करें 8 से भाग देना है, तो 8 पंचे 40, शेषफल बचा 3। यह भाग देने की एक लंबी विधि है, लॉन्ग मेथड है। अब मैं सवाल यहीं से बनाऊं, जैसे आपसे मैं कह दूं कि बताइए 43 में से कम कितना घटा दें कि प्राप्त मान 8 से पूरा कट जाए। बताइए 43 में से कम कितना घटाएं कि प्राप्त मान 8 से कट जाए। तो आप कहेंगे ऐसा करिए, 43 में 8 से भाग करिए, 8 पंचे 40, शेषफल बचा 3। आप कहेंगे जितना शेष बच रहा है, यही शेष यदि 43 में से घटा दें, मतलब 43 में से यही 3 घटा दें तो 40 हो जाएगा। तो 8 से ठीक 5 बार जाएगा, पूरा कट जाएगा। मतलब जब घटाने की बात करें तो पहले आप भाग दीजिए और जितना शेष बचे वही घटा दीजिए। तो घटाई जाने वाली संख्या किसके बराबर होता है? शेषफल के बाद, शेषफल के बराबर। मतलब घटाने के बाद, भाग देने के बाद जितना शेष बचे वही घटा दीजिए, वैल्यू पूरा कट जाएगा। अच्छा, यही सवाल हो और आपसे कहें कि बताइए 43 में कितना जोड़े कि 8 से कट जाए, कम से कम 43 में कम से कम क्या जोड़े कि 8 से कट जाए। तो पहले हम भाग करेंगे, 8 पंचे 40, शेषफल बचा 3। तो जब मैंने कहा 43 में कितना जोड़े कि 8 से कट जाए, तो आपको यहां ध्यान ही नहीं देना। आप ये मत विचार करिए कि 43 में कितना जोड़े कि 8 से कटे, आप इधर विचार करिए और बताइए 3 में कितना जोड़ दें, 3 में कम से कम कितना जोड़ दें कि 8 से कट जाए। तो आप कहेंगे 3 में कम से कम 5 जोड़ दीजिए, 8 से कट जाएगा। कैसे पता चला 5 जोड़ दें? बस यही भाजक में शेष घटा दीजिए, 8 में से 3 घटा दीजिए। तो जोड़ी जाने वाली संख्या भाजक माइनस शेष होता है। जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होता है? तो जब भी जोड़ने की बात करें तो आप पहले भाग दीजिए और जो शेष बचे यहीं पर विचार करिए। आप ये सोचिए कि बताइए 3 में कितना जोड़े कि 8 से कटे, आपका जवाब आपके सामने होगा। तो आइए इसके प्रश्न करें। चलिए अभी एक छोटा सा प्रश्न है, उत्तर करिएगा इस प्रश्न के लिए। बताइए, प्रश्न यह है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या, छोटी संख्या 1039 में जोड़े। कह रहा कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिसको 1039 में जोड़ दें तो योगफल 29 से पूरा कट जाए।
इसमें 1039 में कम से कम क्या जोड़ दें कि 29 से पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए जब तक भाग नहीं करेंगे स्थिति क्लियर नहीं होगी। तो चलिए पहले आप ऐसा करिए, 1039 में पहले भाग लगा लीजिए 29 से। तो पहले 3 बार जाएगा, 29 से 3 बार में 87 होगा। अब 13 में से 7 गए 6, 9 में से 8 गए 1। अब ये 9 नीचे उतार लीजिए, 169 169। अब 29 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। 29 से 5 बार में 145। देखिए 5 9 45, 5 4 5 सही है। अब 9 में से 5 घटाए 4, 16 में 14 2। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान देना, यदि मैं आपसे यह कहा होता कि 1039 में से कम क्या घटा दें कि मान 29 से पूरा पूरा कट जाए, तो आप कहेंगे पहले हमने देखिए जैसे हमने भाग दिया तो 24 शेष बच गया। आप कहेंगे जितना बच रहा है यदि यही 1039 में से घटा दे, 1039 में से यदि यही 24 घटा देंगे तो जो मान मिलेगा वह 29 से पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 35 बार में। लेकिन बात घटाने की नहीं है, जोड़ने की है। तो जब मैं आपसे यह कहूं कि 1039 में कितना जोड़ें कि 29 से कटे, तो आपको यहां देखना ही नहीं है, आपको यह नहीं सोचना कि 1039 में कितना जोड़े कि 29 से कटे। आप यहां देखिए, बताइए 24 में कम से कम कितना जोड़े कि 29 से कटे? वही जवाब होगा। बताइए 24 में कम से कम कितना जोड़े कि 29 से कटे? तो 24 में कम से कम 5 जोड़ेंगे। यदि 24 में 5 जोड़ देंगे 29 हो जाएगा, तो एक बार और चला जाएगा। तो जोड़ी जाने वाली संख्या भाजक माइनस शेष होता है, इसका जरूर ख्याल रखें। जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होता है? भाजक माइनस शेष। भाजक माइनस शेष, तो भाजक 29 है, माइनस शेष कितना है? 24। कितना? 5। हमारा विकल्प बी होगा। और घटाने की बात करता तो जितना शेष बच रहा है यही घटा देते। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत अच्छा ये तो ठीक है, ये प्रश्न इंट्रोडक्टरी प्रश्न है, मतलब एक प्रस्तावना भाग है। कभी कभी प्रश्न ऐसा बनता है कि जोड़ना है कि घटाना, ये प्रश्न में लिखा नहीं होता, हमें अपने तर्क से समझना होता है। तो आइए वह तर्क देखते हैं। चलिए इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए। देखिए प्रश्न यह है कि अच्छा यहां पर भी अभी पूरा पूरा लिखा है, 2401 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 14 से पूरा कट जाए। यहां स्पष्ट लिखा है कि कितना जोड़ दे कि 14 से पूरा पूरा कट जाए। तो पहले तो आप ऐसा करिए, भाग करिए। जब तक भाग नहीं करेंगे ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या जोड़ें क्या घटाएं। तो 14 1 का 14, 24 में 14 घटाएंगे 10। अब ये 0 नीचे उतारिए, 100। 14 सत्ते 98, 100 में से 98 घटाएंगे 2। अब यह एक नीचे उतार लीजिए। अब 14 से एक बार में 14, कितना आया? 7। अच्छा यदि हमसे कहे कि इसमें कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि 14 से कट जाए, तो जितना शेष बचा है वही घटा दें। लेकिन जब जोड़ने की बात करें, जैसे यहां कह रहे हैं ना कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए कि योग 14 से कट जाए, तो जब मैं कहूंगा कि 2401 में कितना जोड़े कि 14 से कटे, तो आपको यहां पे विचार ही नहीं करना। 2401 में कितना जोड़े यहां विचार नहीं करना, आप यहां विचार करिए और बताइए 7 में कितना जोड़ दें कि यह 14 से पूरा पूरा कट जाए। तो आप कहेंगे 7 ही जोड़ दीजिए। भाई 7 में 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा? भाजक में से शेष घटा दीजिए। जोड़ी जाने वाली संख्या भाजक माइनस शेष होगा। जोड़ी जाने वाली संख्या भाजक माइनस शेष, तो भाजक 14 शेष 7। तो इसका उत्तर दोनों 7 होगा। घटाने की बात करेगा तो भी 7, जोड़ने की बात करेगा तो भी 7। चलिए आप सभी लोग जो अभी जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से आप सभी को शुभ संध्या। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए जिस प्रश्न की मैं बात कर रहा था वो ये प्रश्न है, तो ये 2 पॉइंट ध्यान देना। जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होता है? भाजक माइनस शेष। और घटाई जाने वाली संख्या क्या होता है? शेष। ये हमने शुरुआत में ही आपको समझा दिया है। तो चलिए चलिए विनय, प्रीति, सुनील,
हाँ बिल्कुल, 7 बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छा, धरने में, हाँ, धरने के संदर्भ में बात की जाए, आज की संख्या और आप लोगों की जो वहां पे उपस्थिति थी, इस बात का संकेत देती है कि सरकार को अपने जिद से हटकर नई शिक्षक भर्ती के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। 27,000 जो पद हैं, माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार वो तो पुरानी रिक्तियां हैं, पुरानी विसंगति के आधार पर वह 27,000 पद है। उसके अतिरिक्त अभी तक 2018-19 के बाद से कोई नई शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं हुआ। तो जैसा कि इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है, 51,112 पद नए पद के लिए, उसको पूरी तरीके से उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर ठोस कदम अपनाएगी और कुछ हद तक आश्वासन मिला है। और इस गर्मी में, उमस वाली गर्मी एक तो बहुत खतरनाक गर्मी होती है, और इस उमस में इतनी संख्या में पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी, और उत्सुकता और उत्साह एकदम चरम पर था। तो बहुत अच्छा, और इस तरीके की आपकी संघर्ष कभी बेकार नहीं होगी, मैं ये पूरी तरीके से उम्मीद करूंगा। और माननीय योगी जी से आग्रह विनती करना चाहूंगा कि इतनी पसीने जो आप सभी प्रशिक्षु बंधु वहां पे बहाए हैं, इस पसीने की कीमत एक नई भर्ती जिसमें नए पद जोड़कर भर्ती दें, तभी यह दूर हो सकती है। यदि दर्द को, छात्रों की दर्द को माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री समझते हैं। देखिए, यह प्रश्न यह है, 84 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है। देखिए, प्रश्न यह कहना चाह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 84 से पूरा पूरा कट जाए। तो हमने, देखिए, हमें तो पता है 5 अंकों की बड़ी संख्या होती है 99,999। 5 अंकों की बड़ी संख्या इस धरती पर कौन सी है? 99,999। अब इससे बड़ी तो 5 अंक में कोई संख्या है नहीं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह उत्तर होगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि हमसे यह पूछा है कि 5 अंक की वह बड़ी संख्या बताइए जो 84 से कट जाए। तो सवाल यह है कि क्या यह 84 से कटेगा? आप कहेंगे कभी नहीं। 99,999 आजीवन 84 से नहीं कटेगा। तो यह तो हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता, और उत्तर इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। इससे ज्यादा करने का मतलब है ये 6 अंक में चला जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब न तो उत्तर ये होगा और न ही उत्तर इससे ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है, जो भी उत्तर होगा वो इससे थोड़ा बहुत कम ही होगा। अर्थात निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें इसमें से कुछ न कुछ घटा के उत्तर करना है। हमें इसमें से कुछ न कुछ घटा के उत्तर करना है, जोड़कर क्यों नहीं कर सकते? आप कहेंगे जब जोड़ूंगा तो ये तो 6 अंक में चला जाएगा। 99,999 में कुछ भी जोड़ेंगे तो अब ये 6 ही अंक में जाएगा। तो जोड़कर तो उत्तर कर ही नहीं सकते, हमें घटाकर उत्तर करना है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें से कम कितना निकाल दें कि 84 से कट जाए। वो तो भाग देने पर ही पता चलेगा। तो पहले आप ऐसा करिए, 99,999 पहले आप इसमें 84 से भाग करिए। एक बार में पहले 84, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गए 1। अब यह 9 नीचे नोट करिए, नीचे उतारिए। अब यह कितनी बार जाएगा? 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार ले जाएंगे। तो 84 से एक बार में फिर से 84। अब 9 में से 4 गए 5, 15 में से 8 गए 7। अब ये वाला 9, इसको भी नीचे उतारिए। अब 8 9 72, 9 बार जाएगा, चेक करें। 9 चौके 36, हासिल लगा 3, और 9 8 72 और 3 75। अब घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 3 आएगा। अब यह 9 नीचे उतारिए। अब तो 84 से 0 ही बार जाएगा। अब तो शेषफल बच गया 39। देखिए, बात समझना, हमने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिया 99,999 और भाग दिया 84 से, शेष बच गया कितना? 39। अब यह जितना शेष बच रहा है, जैसे 39 बच रहा है, तो यदि यही 39 घटा दें,
ये 39 बचा है ना। यदि यही 39 घटा दे, किसमें से? 99,999 में से यदि यही 39 घटा दे, तो जो भी मान मिलेगा वह डेफिनेट 84 से कट जाएगा, क्योंकि हम इसमें जोड़ तो सकते नहीं है। इसमें जोड़ने का मतलब है ये तो 5 अंक 6 अंक में चला जाएगा, और हमसे पूछा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है जो 84 से कटे, तो हम इसमें जोड़ तो सकते नहीं है, घटाकर ही उत्तर करेंगे। तो कितना घटा के उत्तर करेंगे? जितना शेष बचा है। घटाई जाने वाली संख्या शेष होता है, इसलिए वह अधिकतम संख्या जो 5 अंक की होगी वह 99,999 नहीं होगी, बल्कि वह 99,999 से कम होगी। कितना कम होगी? जितना शेष 39 बचा है ना, तो घटा दीजिए, तो 99,960 आएगा, यही होगी 99,960। देखिए यही 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो 84 से पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 1190 बार में, क्योंकि 1190 बार गया और ये 39 बच गया, तो जितना बच रहा है, यदि यही 99,999 में से यदि यही 39 घटा दें तो 99,960 यही 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 84 से कटेगी, इससे बड़ी नहीं। अच्छा, इससे बड़ी जो होगी वह 1191 बार जाएगी, तो वह 6 अंक में होगी, 5 अंक में नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग देना पड़ेगा, जैसे आपने लिखा कोई दूसरी रूल हो तो बता दीजिएगा। दरअसल इसमें बिना भाग दिए स्थिति क्लियर ही नहीं होगा। क्या घटाएं, कितना घटाएं, क्या जोड़ें, कितना जोड़ें, ये भाग देने पर ही पता चलेगा। तो भाई भाग तो दे ही सकते हैं ना। आइए कुछ और अभ्यास कर लीजिए, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जैसे मैं एक सवाल इसी में बना के पूछ लेता हूं। एक सवाल मैं बना रहा हूं, उत्तर करिएगा। हमने लिखा 5 अंकों की, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए, कम से कम 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो, पूरी तरीके से कट जाए। बताइए, मैं विकल्प भी बगल में दे रहा हूं। चलिए विकल्प मैं दे देता हूं, कितना दे दें? 10,000, 10,064, 10,008 और 10,032। चलिए उत्तर करिएगा इस प्रश्न का। देखिए इसमें भाग देना पड़ेगा, है ना। देखिए 84 से विभाज्यता चेक करने के लिए आप 7 और 12 की डिवाइजिबिलिटी कंडीशन लगाएंगे, चेक हो जाएगा। जैसे यही सवाल देखिए, हमने कहा 5 अंक की वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 72 से कट जाए। तो यदि आप लॉजिक लगा सकते हैं तो आपको पता है जो संख्या 72 से कटेगी वह 8 तथा 9 दोनों से कटेगी। जो संख्या 72 से कटेगी वह 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, और 9 से विभाज्यता का नियम है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 से विभाज्यता का नियम है अंकों का योग जो है 9 से विभक्त होना चाहिए, मतलब संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कटती है। तो ध्यान से सुनिए, जो संख्या 72 से कटेगी वो 8 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी, और 9 से विभाज्यता का नियम है सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो इसके सभी अंकों का योग 1 है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। इसके अंकों का योग 6, 4, 10, 1, 11 है, 11 भी 9 से नहीं कटेगा। इसके अंकों का योग 3, 2, 5 और 1, 6 है, यह भी नहीं होगा। अर्थात उत्तर तो यही होगा। उत्तर कितना होगा? 10,008। लेकिन यदि हम विभाज्यता के नियम से नहीं लगाए तो हमें भाग देना ही पड़ेगा। दरअसल हमें पता है 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है। हम सभी जानते हैं 5 अंकों की जो कम से कम संख्या होती है वो होती है 10,000। लेकिन यह उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
5 अंकों की न्यूनतम संख्या 10,000 होती, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या पूछा है जो 72 से कट जाए, लेकिन 10,000 72 से तो कटेगा नहीं, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। हाँ, जो भी उत्तर होगा इसके आसपास ही कोई होगा, जो भी उत्तर होगा इसके नजदीक ही कोई होगा, लेकिन इससे कम तो हो ही नहीं सकता। इससे कम होने का मतलब यह है कि तब वह 4 अंक में चलाएगा, मतलब न तो उत्तर 10,000 होगा, न ही उत्तर 10,000 से कम होगा, अर्थात उत्तर 10,000 से थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा। अब सवाल यह उठता है कि 10,000 में कितना जोड़ दें, 10,000 में कितना जोड़ दें, कम से कम 10,000 में कम से कम कितना जोड़े कि 72 से कट जाए। तो पहले आप भाग दीजिए। देखिए, जब तक भाग नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा करिए, 10,000 में पहले 72 से भाग करिए, तो 72 से एक बार में 72 हुआ, 100 में से 72 घटाएंगे 28। अब ये जीरो नीचे उतारिए, 72 से 3 बार में 216 हुआ, अब घटाएंगे तो 64 आया। अब ये जीरो फिर से नीचे नोट करिए, 7 अट्ठे 56, 8 बार जाएगा ना, 8 दूना 16, हासिल लगा 1, 8 सत्ते 56, 1 57, 10 में से 6 गए 4, 13 में से 7 गए 6, 64 यहां भी आया। अच्छा, एक बात समझना, जब हमने कहा 5 अंकों की न्यूनतम संख्या बताइए जो 72 से कट जाए, जब हमने भाग दिया तो शेष 64 बच गया। तो अच्छा, अब बात समझना, यदि हम 10,000 में से 64 घटा दें, थोड़ी देर के लिए सुनिए, यदि हम 10,000 में से 64 घटा दें तो आएगा 9,936। यदि हम 10,000 में से 64 घटा दें तो आएगा 9,936। यह कटने को तो 72 से कट जाएगा, लेकिन यह 5 अंक में नहीं होगा, यह 4 अंक में होगा। तो हम घटा के तो उत्तर कर नहीं सकते, हमें इसमें जोड़कर उत्तर करना पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि 10,000 में कितना जोड़ें कि 72 से कट जाए। तो जब जोड़ने की बात करें तो वहां पे आप देखिए ही मत कि 10,000 में कितना जोड़े 72 से कटे, आप यहां सोचिए, बताइए 64 में कितना जोड़े कि 72 से कट जाए। तो 64 में 8 जोड़ेंगे, कैसे पता चलेगा? भाजक माइनस शेष, जोड़ी जाने वाली संख्या होता है भाजक माइनस शेष। जोड़ी जाने वाली संख्या मैंने शुरुआत के पहले प्रश्न में ही बताया, भाजक माइनस शेष, तो भाजक 72 है, शेष 64 है, 8 जोड़ना पड़ेगा। घटाने की बात होती तब तो मैं यही घटा देता, 9,936 आता, 72 से कट जाएगा, लेकिन वो 4 अंक में होगा, तो मैं घटा के उत्तर नहीं कर सकता, हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें 5 अंक में चाहिए। तो अब जोड़ना है तो सवाल यह है कि 10,000 में कितना जोड़े 72 से कटे, तो आपको 10,000 की तरफ देखना ही नहीं, आप यहां देखिए 64 में कितना जोड़े कि 72 से कटे, तो 8, भाजक माइनस शेष, तो यही 8 जोड़ दीजिए। 10,000 में कितना जोड़ेंगे? 8, तो आएगा 10,008। तो जब जोड़ने की बात करें तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। मैं शुरुआत में जो लोग देर से जुड़े हों, मैं बता दूं कि जोड़ने और घटाने को लेकर मैंने पहले ही स्थिति क्लियर कर दिया था, तो जो लोग देर से जुड़े हों शुरुआत से देखेगा। आइए अब हेडिंग बदलते हैं। चलिए, ये सवाल आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, ये चौथा वाला सवाल, ये आपको होमवर्क के लिए देते हैं। इसका उत्तर आप सभी लोग बाद में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि हमने 3-4 सवाल हल करा दिया, तो उम्मीद करते हैं इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर बाद में आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। फिलहाल आते हैं अगले टाइप पर। आज का दूसरा टाइप और ओवरऑल 14वां टाइप, ये छातांकी नहीं होगा, ये घातांकीय होगा। घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न। कहीं कहीं टाइपिंग एरर है तो उसको मैं मैनेज कर लूंगा, दरअसल आज पीडीएफ देखने का मौका ही नहीं मिला। घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न एक महत्वपूर्ण हेडिंग है, महत्वपूर्ण हालांकि पिछला भी था, लेकिन हर नेचर को आप लोग महत्वपूर्ण मानकर ही देखेंगे। मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि ओवरऑल 200 पैटर्न में कराऊंगा, अलग अलग टॉपिक से और एक क्रमबद्ध तरीके से। ये पूरे 200 टाइप आप लोग तैयार कर लेंगे तो परीक्षा में जो प्रश्न बनेंगे वो नेचर पढ़े पढ़ाए से ही होंगे। आइए, बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए देखिए,
घातों के रूप में यह संख्या है, घातांकी योग के भाग का प्रश्न है। आपसे पूछा है कि यह जो है निम्न में से किससे विभक्त होगी, 4 विकल्प है। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए 39 किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 39 3 से कटेगा या 13 से कटेगा। बहुत आसानी से बता लिया। क्यों? क्योंकि आपको 39 का गुणनखंड पता है। जैसे मैं कहूं 35 किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 35 5 से कटेगा और 7 से कटेगा। बहुत आसानी से बता लिया, क्योंकि 35 के गुणनखंड आपको पता है 5 और 7, तो 5 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा। अर्थात कोई संख्या किससे कटेगी यह केवल तभी बताया जा सकता है जब उसका गुणनखंड पता हो। जैसे मैंने कहा 39 किससे कटेगी, तो यदि हमें इसका गुणनखंड नहीं पता होता तो हम नहीं बता पाते किससे कटेगी। तो ठीक उसी प्रकार जब मैंने आपसे कहा कि यह संख्या किससे कटेगी, तो पहले आपको इसका गुणनखंड पता करना होगा। यदि इस संख्या के गुणनखंड ज्ञात हो जाए तो हम आसानी से बता लेंगे किससे कटेगा। फिलहाल यहां पर 3 पद है, 1 2 3, और तीनों पद में कुछ कॉमन है। कितना कॉमन है? देखिए, कॉमन का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को काट सके। तो ऐसी बड़ी संख्या बताइए जो इसको भी काट दे, इसको भी, इसको भी। तो केवल 4 नहीं है, बल्कि 4 पर घात 61 है। 4 पर घात 61 सभी को काट सकेगी। और कॉमन का नियम होता है, ध्यान से सुनिएगा, कॉमन का नियम होता है हम जिस राशि को कॉमन लेते हैं सभी पदों में उसी से भाग करते हैं। जैसे हमने 4 पर 61 कॉमन लिया है तो तीनों में भाग करेंगे 4 पर 61 से। चलिए भाग करिए। 4 पर 61 में जब 4 पर 61 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। भाई किसी संख्या में उसी से भाग करेंगे तो भागफल 1 होगा। प्लस अब 4 पर 62 में 4 पर 61 से भाग करेंगे तो 4 1 बार बचेगा। कैसे? देखिए, 4 पर 62 में जब 4 पर 61 से भाग करेंगे तो इसका मतलब यह है कि 4 गुड़ा 4 गुड़ा 4 गुड़ा 4 62 बार। ये 4 गुड़ा 4 गुड़ा 4 गुड़ा 4 कितनी बार? 62 बार। और बटे 4 पर घात 61 का मतलब यह है 4 गुड़ा 4 गुड़ा 4 गुड़ा 4 कितनी बार? 61 बार। तो ऊपर 4 कितनी बार है? 62 बार। और नीचे 4 कितनी बार है? 61 बार। तो 61 बार 4 कट जाएगा, 4 एक ही बार बचेगा। और यहीं से नियम बनाया गया। नियम यह बनाया गया है कि भाग देते समय आधार समान हो तो घातें घट जाती है। इसका मतलब यह है कि 62 बार 4 में से 61 बार 4 कट जाएगा। तो जब 62 बार में से 61 बार 4 कट जाएगा तो 4 एक ही बार तो बचेगा। तो भाग देते समय आधार समान हो तो घातों को घटा दीजिए। एक बार फिर से देखिए, 4 पर 61 में 4 पर 61 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। प्लस अब ये 4 पर 62 में 4 पर 61 से भाग करेंगे तो 62 बार 4 में से 61 बार 4 कट जाएगा तो 4 एक ही बार बचेगा। और प्लस 4 पर 63 में 4 पर 61 से भाग करेंगे तो 63 बार 4 में से 61 बार 4 कट जाएगा तो 4 कितनी बार बचेगा? 2 बार। अभी यही हल कर लीजिए। 4 पर 61 गुड़ा 1 प्लस 4 प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20 और 1 21 हो गया। तो 4 पर 61 और गुड़ा 21। मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोनों, ये जो गुणनखंड मिला है ये दोनों उपर्युक्त संख्या के गुणनखंड है। ये दोनों क्या है? उपर्युक्त संख्या के गुणनखंड है। ये दोनों जो है उपर्युक्त संख्या के गुणनखंड है। अर्थात ऊपर की यह लिखी गई संख्या इन दोनों से कटेगी। अब एक बात मेरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 39 किससे कटेगा, तो आपने कहा 3 और 13 दोनों से कटेगा, क्योंकि 39 का गुणनखंड पता है। तो ये दोनों गुणनखंड है 39 के। इसका मतलब 39 3 से भी कटेगा, 39 13 से भी कटेगा। जब मैं आपसे कहूंगा कि 39 का एक गुणनखंड 3 है तो इसका मतलब 39 3 से कटेगा कितनी बार में? 13 बार में। और जब मैं आपसे कहूंगा कि 39 का एक गुणनखंड 13 है तो इसका मतलब 39 13 से कटेगा कितनी बार में? 3 बार में। ठीक उसी प्रकार इस संख्या के 2 गुणनखंड है। कौन कौन? पहला गुणनखंड है 4 पर 61 और दूसरा गुणनखंड है 21। इसका मतलब इस संख्या का परिणाम इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। मतलब ऊपर की यह लिखी गई संख्या 21 से भी कटेगा और इससे भी कटेगा। अब जो संख्या 21 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। ऑप्शन देखिए। अच्छा, 3 11 13 और 17 है। अच्छा आप बताइए
21 का गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 7 है। अब बताइए कि इस संख्या का रिजल्ट क्या 17 से कट सकता है? आप कहेंगे नहीं। 17 से क्यों नहीं कट सकता? क्योंकि ये दोनों इसके गुणनखंड है, तो 21 का गुणनखंड करने पर 17 तो आएगा नहीं। 21 का गुणनखंड करने पर 17 आएगा नहीं। और 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 61 बार गुणा करेंगे तो भी 17 नहीं आएगा। तो 17 तो हो ही नहीं सकता। 13 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 21 के गुणनखंड में 3 है 7 है, 13 तो है नहीं। तो 13 से कटने का सवाल ही नहीं। 11 भी नहीं हो सकता। तो होगा क्या? 3 होगा। पहला विकल्प काफी देर से आप सभी लोग उत्तर कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। तो हमेशा एक चीज ध्यान देना, जब इस प्रकार के प्रश्न बने और आपसे पूछे किससे कटेगा, तो पहले आप उसका गुणनखंड ढूंढिए। जब तक गुणनखंड नहीं मिलेगा तब तक हम बता ही नहीं सकते कि किससे कटेगा। तो इस तरीके से आप कॉमन करके हल करेंगे। आइए कुछ अभ्यास करें। महत्वपूर्ण टाइप है, इसलिए इस पर कुछ अभ्यास जरूरी है। ठीक वैसे ही प्रश्न है, ठीक वैसे ही प्रश्न है, उत्तर करिएगा। 1 सेकेंड। समझ पाए हैं कि नहीं? चलिए, नहीं समझ में। अलका सिंह, चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ठीक वैसे ही प्रश्न है, लेकिन उससे स्टैंडर्ड है। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि विकल्प इसका आपको केयरफुली सुनना है। देखिए, जब मैंने आपसे यह कहा कि यह लिखी गई संख्या किससे विभाजित होगा, तो पहले आपको इसका गुणनखंड जानना होगा। जब तक इसका गुणनखंड नहीं पता होगा हम बता ही नहीं पाएंगे किससे कटेगा। आप ही बताइए, जैसे मैं आपसे कहूं 35 किससे कटेगा, तो आप तुरंत कहते 5 से 7 से, दोनों से, क्योंकि 35 का गुणनखंड पता है, तो इसलिए बताना आसान है। उसी प्रकार से जब मैंने कहा यह किससे विभाजित है, तो यह तभी पता चलेगा जब इसका एक गुणनखंड कम से कम पता हो जाए, और एक से ज्यादा गुणनखंड पता हो तो भी आसानी से बता लेंगे। तो पहले आप देखें क्या चारों पद में कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है। कॉमन का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी पदों को काट सके। तो आप हमें ऐसी बड़ी संख्या बताइए जो चारों को काट सके। तो वह बड़ी संख्या केवल 3 नहीं है, बल्कि 3 पर घात 25 से, 3 पर घात 25 चारों को काट सकेगा। और कॉमन का नियम होता है, ध्यान सुनिए, कॉमन का नियम यह होता है कि हम जिस पद को कॉमन लेते हैं या जिस राशि को कॉमन लेते हैं, सभी पदों में उसी से भाग करते हैं। तो इन चारों पदों में भाग देना है किससे? 3 पर 25 से। चलिए भाग दीजिए। तो 3 पर 25 में 3 पर 25 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा। भाई जब किसी संख्या में उसी से भाग करेंगे तो एक ही बार तो जाएगा। और 3 पर 26 में जब 3 पर 25 से भाग करेंगे तो इसका मतलब 26 बार 3 में से 25 बार 3 कट जाएगा। तो जब 26 बार 3 में से 25 बार 3 कट जाएगा तो 3 एक बार बचेगा। क्योंकि भाग देते समय आधार समान हो तो ये घात घट जाएगी। 26 में 25 घटेगा, एक ही आएगा। अब 3 पर 27 में 3 पर 25 से भाग करेंगे तो 27 बार 3 में से 25 बार 3 कट जाएगा, तो 3 दो बार बचेगा। मतलब भाग देते समय आधार समान है तो घात घटा दीजिए। 27 में 25 घटेगा, 2 आएगा। और 3 पर 28 में 3 पर 25 से भाग करेंगे तो 3 बार बचेगा। अब यही एक स्टेप बढ़ा लीजिए, इंटू 1 प्लस 3 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 है और 3 का क्यूब 27 है। तो जोड़ेंगे 27 3 30 9 39 और एक 40 हुआ, जोड़ने पर 40 आया। ये आपको मैं बता दूं, ये दोनों, केवल अकेला यही नहीं, 3 पर 25 और 40, ये दोनों उपर्युक्त संख्या के गुणनखंड हैं। ये दोनों उपर्युक्त संख्या के गुणनखंड हैं। अर्थात ऊपर की संख्या ये दोनों से कटेगी, अर्थात ऊपर की ये संख्या 40 से भी कटेगी और 3 पर 25 से भी कटेगी। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 35 का गुणनखंड 5 गुणा 7 है, इसका मतलब 35 5 से भी कटेगा 7 बार में और 35 7 से भी कटेगा 5 बार में। तो वैसे ही इस संख्या के दो गुणनखंड है, 3 पर 25 और 40। इसका मतलब ऊपर की यह संख्या 3 पर 25 से भी कटेगी, कितनी बार में? 40 बार में। और ऊपर की यह संख्या 40 से भी कटेगी, कितनी बार में? 3 पर 25 बार में। तो अब बताइए, हम केवल इससे चेक करें कि इससे भी? भाई दोनों गुणनखंड है ना, तो हम दोनों से चेक करेंगे। अब चलिए विकल्प के अनुसार तोड़ मरोड़ करते हैं।
पहले आप बताइए, जो संख्या 40 से कटेगी क्या वह 11 से कटेगी? मैं एक काउंटर चेकिंग बता रहा हूं, ये चेक करना समझिएगा, क्योंकि विकल्प ही घुमाता है। यहां तक तो सब हल कर लेते हैं। बताइए, इस संख्या के दो गुणनखंड है, इसका मतलब ऊपर की संख्या इन दोनों से कटेगी। तो आप ही बताइए, ऊपर की संख्या 40 से कटेगी कि नहीं? आप कहेंगे हाँ, ऊपर की संख्या 40 से कटेगी। अब बताइए, जो संख्या 40 से कटेगी क्या वह 11 से कटेगी? आप कहेंगे नहीं। अच्छा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 25 बार गुणा करें तो क्या 11 आएगा? आप कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब 11 तो विकल्प हो ही नहीं सकता, क्योंकि 40 के गुणनखंड में 11 मिलेगा नहीं। और 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 25 बार गुणा करेंगे तो भी 11 नहीं मिलेगा। अच्छा बताइए, क्या 16 हो सकता है? देखिए, 40 का गुणनखंड होगा 8 पंचे 40। यदि यहां पे 8 होता तब तो सही था, यदि 16 के जगह 8 होता तब तो 8 से कट जाती, क्योंकि 40 के गुणनखंड में 8 और 5 दोनों है, 16 मिलेगा ही नहीं। क्यों? अच्छा आप बताइए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे 25 बार गुणा करें, 3 गुणा 3 गुणा 3 25 बार गुणा करें तो क्या ये 16 मिलेगा? नहीं। 40 का गुणनखंड करें तो क्या 16 मिलेगा? नहीं। 40 के गुणनखंड में 8 मिलेगा लेकिन 16 नहीं मिलेगा, तो ये भी विकल्प नहीं होगा। अच्छा, 25 हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि देखिए ऊपर की संख्या इन दो के अलावा किसी से नहीं कटेगी। अब बताइए, ऊपर की संख्या 40 से कटेगी तो 40 के गुणनखंड में 8 और 5 दोनों है। यदि यहां 25 के जगह 5 होता तब तो सही था। भाई 40 के गुणनखंड में तो 25 मिलेगा नहीं, तो 25 तो विकल्प लगा ही नहीं सकते। और 3 पर घात 25 है, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 25 बार गुणा करेंगे तो भी 25 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब होगा यही। आप कहेंगे ये कैसे होगा? चलिए, सीधी सी बात है, आप यहां से सुनिएगा, बस जितना धैर्य से आपने सुना बस 30 सेकंड और धैर्य से सुनिए। अब बताइए, 40 के गुणनखंड में 30 तो मिलेगा नहीं, 40 के गुणनखंड में 30 मिलेगा नहीं। लेकिन आप बताइए, हमारे पास 3 कितनी बार है? आप कहेंगे 25 बार है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, 3 24 बार निकाल दूं और 3 एक बार अलग कर दूं, क्योंकि गुणा करते समय आधार समान हो तो घात जुड़ जाती है। तो इसका मतलब 3 हमारे पास 25 बार है, तो यदि हम 3 24 बार अलग कर दें और 3 एक बार अलग कर दें तो आगे गुणा 40 भी है। अब 40 का गुणा 3 में 120 आएगा, 40 का गुणा 3 में गुणा करें 120 आएगा। इसका मतलब ऊपर की यह संख्या जो भी रिजल्ट आएगा वह 120 से भी कटेगी। ऊपर की संख्या का जो भी रिजल्ट आएगा वह 120 से भी कटेगी, और जो 120 से कटेगी वह 30 से जरूर कटेगी। जो 120 से कटेगी वह 30 से जरूर कटेगी। तो ये विकल्प से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक तो सब हल कर लेते हैं, विकल्प टच कराना ये आपको समझना है। तो काउंटर चेकिंग करिएगा, मैंने पर्याप्त समय लेके बताया। हाँ, जब ये तीनों गलत हो गया तो चौथा तो सही था ही, लेकिन मैंने पूरी समझ बेहतर क्लियर हो इसलिए मैंने पूरा समय लिया। या एक तर्क और लगाइए, थोड़ा सा और धैर्य रखिएगा। अभी एक सवाल मैं और कराऊंगा। जैसे 30 के गुणनखंड में दो चीजें मिलना चाहिए, 3 गुणा 10। 30 के गुणनखंड में 3 गुणा 10 होगा, तो आप बताइए क्या यहां से 3 गुणा 10 ला सकते हैं? हाँ ला सकते हैं। कैसे? 3 हमारे पास 25 बार है, तो 24 बार अलग कर दीजिए, एक बार अलग कर दीजिए, और 40 का मतलब 10 चौके 40 से। तो देखिए 3 गुणा 10 है भाई, देखिए 3 25 बार है, तो आप 3 24 बार अलग कर दीजिए, गुणा 3 एक बार अलग, क्योंकि गुणा करते समय आधार समान हो तो घात जुड़ती है, तो 24 और 1 25 हो ही जाएगा। तो हमने क्या किया, 3 24 बार अलग कर दिया और 3 एक बार अलग कर दिया, और 40 का मतलब 10 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 गुणा 10 मिल गया कि नहीं? मिल गया। तो इस तरीके से चेक करिए। आइए एक सवाल और लगाइए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसलिए मैंने इसका पर्याप्त प्रश्न ले लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए एक चीज और कहूं, 1 घंटे में कितना सवाल हल कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितनी चीजें सीख रहे हैं। देखिए उद्देश्य मेरा भी सिखाना है, एक एक पैटर्न एक एक टाइप को अच्छे से सीखिए। भाई जल्दी करना होता तो तुरंत उत्तर आप लोगों का बहुत पहले से उत्तर आ रहा था, मैं वहीं से आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं जब तक अपने से संतुष्ट नहीं हो जाता
जब तक मुझे यह लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे तब तक मैं अपना समय लेता हूं। लगाइए ये सवाल। अब उम्मीद करते हैं इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 पर 71 प्लस 2 पर 72 प्लस, अच्छा ये किससे कटेगा? तो कोई संख्या किससे कटेगा ये तभी बता सकते हैं जब उस संख्या का कम से कम एक गुणनखंड पता हो। तो चलिए पहले इस संख्या का कम से कम एक गुणनखंड पता करें। पहले आप बताइए इन चारों पदों में कुछ कॉमन दिख रहा है? कॉमन का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट सके। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या केवल 2 नहीं है, 2 पर 71 है। ये 2 पर 71 कॉमन है। और कॉमन का नियम होता है हम जिस राशि को कॉमन लेते हैं सभी पदों में उसी से भाग करते हैं। तो ऊपर के चारों पद में भाग देना, किससे भाग देना? 2 पर 71 से। तो चलिए भाग देते हैं। 2 पर 71 में 2 पर 71 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। इसी प्रकार 2 पर 72 में जब 2 पर 71 से भाग करेंगे तो इसका मतलब 72 बार 2 में से 71 बार 2 कट जाएगा, तो 2 एक ही बार बचेगा। देखिए सीधा सा भाग का नियम है कि यदि भाग देते समय आधार समान हो तो घाते घट जाती है। तो 72 में 71 घटेगा, एक ही आएगा। अब 2 पर 73 में 2 पर 71 से भाग करेंगे तो 73 में 71 घटा दीजिए, 2 2 बार बचेगा। और 2 पर 74 में 2 पर 71 से भाग करेंगे तो 2 कितनी बार बचेगा? 3 बार। क्योंकि तीसरा सवाल अभी मैं करा रहा हूं इसलिए ये प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। एक स्टेप और बढ़िए। 1 प्लस 2 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 का क्यूब 8 होगा। तो 8 और 4 12, 2 14 और 1 15 हुआ। मतलब 2 पर 71 गुणा 15। आपको मैं बता दूं ये दोनों, ये अकेला नहीं, ये दोनों उपर्युक्त संख्या के गुणनखंड है। ये दोनों उपर्युक्त संख्या के गुणनखंड है। अर्थात ऊपर की संख्या इन दोनों से कटेगा। किससे किससे? ऊपर की संख्या का जो भी रिजल्ट निकलेगा वह 2 पर 71 बार से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। चलिए अब चेक करें, क्या 9 हो सकता है? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 15 के गुणनखंड में 3 है और 5 है, 9 तो मिलेगा नहीं। अच्छा यदि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 71 बार गुणा करें तो क्या 9 मिलेगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे 71 बार गुणा करें तो क्या 9 मिलेगा? नहीं। मतलब न तो इसके गुणनखंड में 9 है न तो इसके गुणनखंड में 9 है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अच्छा अभी देखिए क्या 11 हो सकता है? बताइए क्या 11 हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो संख्या 15 से कटेगा वो 3 और 5 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। मतलब 15 के गुणनखंड में 11 आएगा ही नहीं। और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 71 बार गुणा करें तो भी 11 नहीं आएगा। तो ये भी विकल्प नहीं हो सकता। 13 भी नहीं हो सकता क्योंकि 15 के गुणनखंड में 13 मिलेगा नहीं। और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार? 71 बार गुणा करें तो भी 13 नहीं मिलेगा। जब तीनों गलत हो गया तो सही तो यही है। लेकिन आप कहेंगे 10 कैसे होगा? अच्छा आप ही हमें बताइए, 10 का मतलब 2 गुणा 5 हुआ। जैसे 10 का गुणनखंड करें तो 2 गुणा 5 हुआ। मतलब हमें 2 गुणा 5 यहां से मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो देखिए 15 के गुणनखंड में 5 तो है। देखिए 15 का मतलब 5 गुणा 3 है और 2 पर 71 है। तो आप ऐसा करिए 2 70 बार अलग कर दीजिए, 2 एक बार अलग कर दीजिए और बीच में गुणा है तो गुणा लगा दीजिए। तो देखिए 2 पंचे 10 मिल जाएगा कि नहीं? जैसे हमारे पास 2 71 बार है तो आप 2 70 बार अलग कर दीजिए, 2 एक बार अलग कर दीजिए। अब 15 में 5 गुणा 3 है ही, तो देखिए 2 पंचे 10 मिल जाएगा। ये है। तो इस तरीके से काउंटर चेकिंग किया करिए कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है। यहां तक तो सब हल कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे क्योंकि इस पर मैंने 3 सवाल करा दिया। जब योग ज्ञात हो तथा अभीष्ट पद ज्ञात करना हो, जब योग पता हो और अभीष्ट पद निकालना हो कि इसमें कौन छोटी कौन बड़ी, बीच वाली संख्या कौन, तो यह टाइप 15वां है, आज का तीसरा टाइप। और जब से ये सीरीज चल रहा है तब से ये 15वां टाइप। आइए बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न को बड़े धैर्य से सुनिएगा। आकाश पांडे आपने क्या बैच के बारे में बता दीजिए।
लिए अभी फिलहाल YouTube की जो क्लासेस चल रही हैं अभी निरंतर करते रहिए, और बाकी जानकारी मैं एक नंबर दे दे रहा हूं, बैच के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रश्न देखें। किसी 5 लगातार, क्रमागत होता है कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव होता है लगातार, किसी 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 385 है, मतलब कोई 5 लगातार विषम है और योग 385 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? देखिए मैं तो ये कहूंगा कि इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है मध्यमान तरीका। अब मध्यमान तरीका है क्या, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 लगातार विषम है, शुरू कहां से है खत्म कहां से अभी नहीं पता। हाँ ये पता है कि ये 5 की 5 लगातार विषम है और सबका योग 385 है। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, आप ही बताइए। यदि हमें मध्य पद पता चल जाए कि ये बीच वाला पद कौन सा है, तो आप इसके पीछे वाला पद या इसके आगे वाला पद निकाल सकते हैं कि नहीं? सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि चलिए यह बीच वाला विषम मान लिया 25 है, यदि यह 25 होगा तो 25 के पीछे वाला विषम 23 होगा, और 23 के पीछे वाला विषम 21 होगा, और 25 के आगे वाला विषम 27 होगा, इसके आगे वाला विषम 29 होगा। मतलब यदि यह बीच वाली विषम आ जाए तो हम पीछे वाली विषम और आगे वाली विषम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो पहले मध्य पद देखें। अच्छा मध्य पद का मतलब क्या होता है? मध्य पद मतलब वह पद जिसके पीछे जितने पद हों उसके आगे भी उतने पद हों, मतलब संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था मतलब जैसे तराजू देखते हैं, तराजू में बीच में एक डोरी लगी होती है, वह डोरी दोनों पक्ष को, दोनों पहलू को बैलेंस में रखती है। तो वैसे ही मध्य पद दोनों पहलू को बैलेंस में रखता है। तो जैसे ये 5 पद की श्रृंखला है तो मध्य पद तीसरा होगा, क्योंकि पीछे भी 2 पद आगे भी 2 पद। चलिए अच्छा ये जो मध्य पद है इसका कुछ न कुछ तो मान होगा। मध्यमान, मध्यमान क्या होता है? सभी सजातीय पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे मध्यमान कहते हैं। मतलब ये कुल जितने पद हैं सबको जोड़ लीजिए और पदों की संख्या से भाग दे दीजिए, वही मध्यमान है। मतलब मध्यमान मतलब औसत, कुल पदों का योग बटे कुल पद की संख्या। तो ये कुल पदों का योग 385 दिया है, 5 लगातार विषम संख्या का योग 385 दिया है, तो कुल पदों का योग 385 है बटे पदों की संख्या 5 है। तो भाग करिए, 5 सत्ते 35, 3 35, 5 सत्ते 35, मतलब यह बीच वाला पद 77 है। अब 77 के पीछे वाला विषम 75 होगा, और 75 के पीछे वाला विषम 73 होगा, और 77 के आगे 79 होगा, इसके आगे 81 होगा। आपकी यही पांचों लगातार विषम है और सबको जोड़ेंगे तो योग 385 आएगा। आपसे पूछा है इनमें से बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या 81 होगी, ये सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी पूछा जाता तो 73 है, बीच वाला पूछा होता तो 77 है। ये मध्यमान तरीका बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये 5 पद है, पहले इसका मध्य पद निकालिए, बीचों बीच, मतलब पीछे भी 2 पद आगे भी 2 पद, तो मध्य पद यही होगा। और इसका मान क्या होगा? कुल पदों का योग बटे कुल पद की संख्या। तो कुल पदों का योग 385 है बटे पदों की संख्या 5 है, आ गया 77। यदि आप ऐसे नहीं हल करेंगे तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। और डिटेल में कैसे जाएंगे? देखिए 5 लगातार विषम है, 1 2, मैं केवल हिंट दे रहा हूं, 3 4 5, ये 5 लगातार विषम है और सबका योग 385 है। अब ये शुरू कहां से है खत्म कहां पे नहीं पता, मानना पड़ेगा। अच्छा यदि हम पहली वाली विषम यक्स मान ले तो बाद वाली क्या होगी? लगातार विषम 2-2 के गैप पर आती है। जैसे मैं कह दूं कि एक विषम 15 है, तो 15 की क्रमागत विषम क्या होगा? तो आप कहेंगे 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 21 होगा। मतलब हर बार आप 2-2 जोड़ेंगे, हर बार आप कितना जोड़ेंगे? 2-2 जोड़ेंगे। तो वैसे ही जैसे एक पद, ये पहला वाला पद x है, तो जो दूसरा वाला विषम होगा लगातार, ये 2 जोड़कर, एक नहीं जोड़ना, ये गलती कभी नहीं करना, क्योंकि विषम संख्या 2-2 के गैप पर चलती है। जैसे एक विषम 15 है तो अगला 17 होगा, एक नहीं जोड़ेंगे, 2 ही जोड़ेंगे।
तो चूंकि यक्स अपने आप में विषम है, जैसे एक विषम यक्स है तो अगला वाला विषम यक्स प्लस 2 होगा, इसके आगे यक्स प्लस 4 होगा, इसके आगे यक्स प्लस 6 होगा, हर बार दो दो जोड़ना, और इसके आगे यक्स प्लस 8 होगा, और ये सबका योग 385 है। अच्छा, यदि 5 लगातार सम मानना हो तो भी यही मानेंगे, क्योंकि सम संख्या भी दो दो के गैप पर चलती है। अच्छा, ये आप ऐसे सोचिए, जैसे मान लिया यक्स का मान 1 है, क्योंकि यक्स विषम है, यदि यह 1 होगा तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 1 और 4 5 हो जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएगा, 1 8 9 हो गए। मतलब सम विषम मानने का तरीका यही है। अब इसको आप हल कर लेंगे तो यक्स बराबर 73 आएगा, लेकिन सीरीज मानने की जरूरत नहीं है, मध्यमान से हल करिए। और एक चीज मैं और बता दूं, हाँ आपने लिखा है अगर 6 पद हो, रिंकू कुमार, हाँ चलिए ठीक है, जैसे ये 5 पद है तो मध्य पद तो तीसरा वाला होगा, क्योंकि पीछे भी 2 पद आगे भी 2 पद। आप कहेंगे 6 पद हो या 8 पद हो या 10 पद हो तो कैसे हल करें? आइए अगला सवाल देखिए, अब इसको हल कर लीजिए। अब देखिए जो आप कह रहे हैं वही सवाल है। देखिए प्रश्न मेरा यह है कि किसी 8 लगातार, क्रमागत होता है लगातार, किसी 8 लगातार सम संख्याओं का योग 456 है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 की 8 लगातार सम है, ये विषम नहीं है, ये सम है, 8 की 8 लगातार ये सम है, और इन सभी का योग दिया है, कितना दिया है? 456। अब हमें यदि मध्य पद पता चल जाए तो हम पीछे वाले पद आगे वाले पद सब ढूंढ लेंगे, पहले बीच वाला पद तो क्लियर हो। अच्छा आप बताइए, क्या मध्य पद आप चौथे वाले को मानेंगे? बताइए, क्या इसको मानेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यदि आप इसको मध्य पद मानते हैं तो पीछे 3 पद होगा और आगे कितना पद होगा? 4, तो मध्य पद तो चौथा वाला सम होगा ही नहीं। तो क्या यह पांचवा वाला सम, क्या इसको आप मध्य पद मानेंगे? नहीं, क्योंकि यदि इसको मध्य पद मानते हैं तो पीछे 4 पद हो जाएगा और आगे 3 पद। इसका मतलब मध्य पद न तो तीसरा वाला सम, सॉरी, न तो चौथा वाला सम होगा, न पांचवा वाला सम होगा। इसका मतलब मध्य पद जो भी होगा इसके बीचों बीच होगा। इसके कहां होगा? बीचों बीच होगा, इसके बीचों बीच। अच्छा, चूंकि ये 8 लगातार सम है तो ये भी तो 2 लगातार सम है, और हमेशा ध्यान देना 2 लगातार सम के बीच में हमेशा विषम संख्या आएगी। जैसे ये 2 लगातार सम है तो ये 2 लगातार सम के बीच में जो भी होगा ये विषम होगा, और यदि ये वाला विषम पता हो जाए तो हम इसके पीछे वाला भी सम निकालेंगे और इसके आगे वाला भी। जैसे सपोज करें, मान लिया यह 25 है, इन दोनों लगातार सम के बीच में मान लिया 25 है, तो 25 के पीछे वाला सम 24 हो जाएगा और आगे वाला 26 हो जाएगा। तो चलिए पहले मध्यमान निकाल लीजिए, मतलब ये बीच वाले पद का मान क्या है? तो मध्यमान होता है कुल पद का योग बटे कुल पद की संख्या। तो 8 लगातार सम संख्याओं का योग 456 है, अब बटे पदों की संख्या 8 है, कुल पदों का योग बटे कुल पद की संख्या 8 पंचे 40, 5 56, 8 सत्ते 56, 57 आ गया, ये बीच वाला पद हो गया 57। मतलब एक बात समझिए, ये 2 लगातार सम है ना, इन दोनों लगातार सम के बीच में क्या है? 57 है, तो पीछे वाला सम क्या होगा? 57 के पीछे वाला सम 56 होगा और 57 के आगे वाला सम 58 होगा, और 56 के पीछे वाला सम क्या होगा? 54, और 54 के पीछे वाला सम होगा 52, और 52 के पीछे वाला सम होगा 50, 58 के आगे 60, फिर 62, फिर 64। इनमें से सबसे छोटी 50 है, सबसे बड़ी पूछताछ तो 64 है। तो इस तरीके से। अच्छा एक बात समझिए, यदि यह 8 लगातार विषम होता, तो यदि यह 8 लगातार विषम होता तो ये 2 लगातार विषम के बीच में तब ये जो आता ये सम होता, और यदि यह सम पता हो जाता तो पीछे वाला विषम आगे वाला विषम निकाल लेते। तरीका ये होगा, मध्यमान तरीका ज्यादा सुटेबल है। एक सवाल इस पर होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। अच्छा, इसके पहले वाला सवाल था 5 लगातार विषम संख्या, ये सवाल है 8 लगातार सम संख्या। अब न तो विषम न तो सम, एक क्रमागत वाला सवाल मैं दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, इसको आप लोग लगाएंगे, उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हो जाएगा। ट्राई करिएगा, मैं कल इसको बता दूंगा बल्कि।
तो चलिए यहां तक, हाँ 50 बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, धरने पर तो मैं पूरा पूरा गया था। दरअसल मेरा फोटो जो है किसी से मिलता नहीं है। लोग कहते हैं धरती पर एक ही शक्ल के 8 इंसान हैं। मैंने एक बार गूगल को अपना फोटो भेजा था, रिजेक्ट कर दिया। बोला इस तरीके की दुनिया में एक ही इंसान है। आप ध्यान से देखेंगे उतनी भीड़ में मैं जरूर दिखाई दूंगा। तो धरना आप लोगों का काफी अच्छा रहा, मतलब एक सक्रियता, मतलब इस प्रकार की भीड़, मतलब एक पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी। उमस वाली गर्मी, उमस और तपन एक दोनों था। और इसमें जो आप सभी लोगों का उत्साह मिला, अप्रॉक्स देखा जाए तो 2.5 से ऊपर 3,000 के आसपास की भीड़ रही होगी। और यह आपकी जो उत्साह रही, यह ऊपर तक अपना प्रभाव छोड़ेगी और इसका सकारात्मक परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो आज की सेशन में यहीं तक रखता हूं। मुलाकात आपसे करूंगा कल के क्लास में। आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हिम्मत आपकी लड़ाई से जानी जाएगी और आपकी किस्मत आपकी पढ़ाई से जानी जाएगी। 68,500 और 69,000 में सबसे बेहतर सिलेक्शन और रिजल्ट चंद्रा से। हाँ, मेहनत किया है और करेंगे और पिछले 2 इतिहास को फिर से साकार करेंगे। हाँ, फिर चंद्रा टीम हैट्रिक की तैयारी में। हाँ, आशीष सर आपको तो पता होगा 68,500 में चंद्रा ने सीधे तौर पर पैसेज ही फंसा दिया था। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में प्रथम 2000 विद्यार्थियों के लिए विशेष छूट। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन।